हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। आज के इस एपिसोड में मैं ओशन करेंट्स महासागरीय जलधाराओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक एक महासागरीय जलधारा किस तरह से मूवमेंट करता है और कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये वर्ल्ड के मैप में हम लोग देख रहे हैं कि लगभग जो है कि सभी महासागरों में जलधाराएँ बह रही हैं। प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, सभी में जलधाराएं बह रही हैं। देख रहे हैं पूरा जलधारा का विस्तार है सब जगह। लगभग सभी से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसको, एक चीज़ देख रहे होंगे कि लगभग आपका इधर जो है उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो लगभग क्लॉकवाइज बह रही है ना। देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। कुछ और उसी वर्ल्ड के मैप को थोड़ा और बढ़िया से इसमें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें वही बातें हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो क्लॉकवाइज है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जलधारा को हमको कंप्लीट करना है तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं उस पर। विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जो जलधाराएं हैं, जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा या विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ये तीनों प्रकार की जो जलधारा है ये गर्म है, ठीक है। अगला की पॉइंट से हमारा कि विषुवत रेखा से जितनी भी जलधाराएं उत्तर की ओर मतलब ध्रुव की ओर जा रही हैं वे सभी के सभी गर्म हैं, और ध्रुव से जो भी जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो क्या है, ठंडी है। तो देख रहे हैं पॉइंट्स, विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जो भी जलधारा है चाहे वो किसी भी महासागर में हो वो क्या है, गर्म है। विषुवत रेखा से जो जलधाराएं ध्रुव की ओर जा रही हैं वो क्या है, गर्म है। ध्रुव क्षेत्र से उत्पन्न होकर जो जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो ठंडी हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट से कि जिस स्थान पर हमारी ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक एक घास उत्पन्न होता है, और यह घास मछलियों का एक पसंदीदा आहार है। यही वजह है कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन क्षेत्र स्थित हैं, तो काफ़ी वहाँ पे मत्स्य का प्रोडक्शन होता है। अब एक की पॉइंट से हमारा कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो यही वजह है कि जब पृथ्वी जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो यही कारण है कि जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या है, जलधाराएं, ठीक है, वो क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, और इसी के कारण वेस्ट टू ईस्ट के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है फ्रेंड, तो जलधाराएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार जो है कि पृथ्वी के मूवमेंट से, रोटेशन से हमारा डिसाइड हो रहा है कि जो जलधाराएं जो उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं वो क्लॉकवाइज चल रही हैं घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं चल रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक और की पॉइंट से हमारा कि जितने भी महाद्वीप हैं हमारा, अगर हम महाद्वीप की बात करेंगे, जितना भी महाद्वीप है कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आप अफ्रीका का ही बात करते हैं, तो किसी भी महाद्वीप के जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा में जो है गर्म जलधारा है और पश्चिमी हिस्सा में ठंडी जलधारा है। ये चीज़ आप जरूर की पॉइंट्स में याद करें। तो की पॉइंट्स में क्या क्या हो गया कि विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जो भी जलधाराएं हैं वे गर्म हैं, चाहे वो किसी भी महासागर में स्थित हो
दूसरा की पॉइंट है कि विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर जो जलधाराएं ध्रुव की ओर जा रही हैं वे गर्म हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होकर जो जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वे ठंडी हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ एक प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन क्षेत्र स्थित हैं, जैसे ग्रांड बैंक। उसी प्रकार जो है कि एक अगला की पॉइंट है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव कर रही है। यही कारण है कि जो जलधाराएं हैं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रही हैं। ठीक है, एक की पॉइंट से इसी के कारण एक आगे एक परिणाम निकलता है कि जितने भी महाद्वीप हैं हमारे, और महाद्वीप के अगर दोनों साइड जलधाराएं बह रही हैं तो श्योर है लगभग आप देखेंगे कि महाद्वीपों के जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे गर्म जलधाराएं बह रही हैं, पश्चिमी हिस्सा है वहाँ ठंडी जलधाराएं बह रही हैं। तो अगर हमको सिर्फ पता रहे कि कौन सा जलधारा कहाँ पर है तो हम बहुत सारा तो ऐसे ही पता कर लेंगे। दिशा देखकर भाई इधर ऊपर जा रहा है तो गर्मी होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है विषुवत रेखा की ओर तो ठंडा ही होगा। अच्छा, पश्चिम में बह रहा है, जैसे मान लीजिए ब्राज़ील जलधारा, तो भाई साउथ अमेरिका के जो है पूर्व में बहती है तो गर्म ही होगा। पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पे बहती है तो ठंडा होगा। ठीक है, उसी पर उत्तरी अमेरिका का हम बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बह रही है तो गर्म ही होगा। पश्चिमी हिस्से में कैलिफोर्निया जलधारा है तो ठंडा ही होगा। उसी प्रकार यूरोप और की बात करेंगे तो यूरोप में क्या हो रहा है कि यूरोप और एशिया दोनों मिला हुआ है, तो उधर बात करेंगे तो उधर आपको क्यूरेशियो जलधारा मिलेगा तो वो क्या है, गर्म है। इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कनारी जलधारा है तो ये ठंडा है। तो हर महाद्वीप में यही, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है वो गर्म है, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा की बात करेंगे तो वो ठंडी है। तो लगभग ये जो मेजरमेंट है मेरा वो बिल्कुल करेक्ट है कि प्रत्येक महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्से में बहने वाली जो मुख्य जलधारा है वो गर्म है और जो पश्चिमी हिस्से में बहने वाली जो मुख्य जलधारा है वो क्या है, ठंडी है। तो इस प्रकार ठंडी और गर्म का हम लोग हिसाब किताब इस थ्योरी पर लगा सकते हैं कि कौन गर्म है। फिर फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा, उसके जस्ट ऊपर चाहे महासागर हिंद हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे आपका दक्षिण महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, वहाँ एक विशेष मतलब जो है जलधाराएं बहती हैं जिसको बोला जाता है मतलब पश्चिम पवन प्रवाह। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो ये बहती है जो कि ठंडी होती है। तो अंटार्कटिका क्षेत्र ही है आपका ध्रुवीय क्षेत्र, तो स्वाभाविक है वहाँ से उत्पन्न जलधारा ठंडा ही होगा। तो इस प्रकार अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं सबका लोकेशन कि कौन सा जलधारा कहाँ पे बहती है और उसका क्या नाम है। और अगर हमको सिर्फ नाम याद है, महासागर का लोकेशन याद है, तो ठंडा गर्म भी हम लोग आराम से बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन थ्योरी, जो दिया गया है उसके आधार पे आप आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स बाकी देखते हैं हम लोग बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों हम लोग देखते हैं एक साथ। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो है विषुवत रेखीय जलधारा। तो विषुवत रेखीय जलधारा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। जो नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप है, यूरोप का जो बीच का हिस्सा होता है वो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं और ये जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। तो अब देखिए सबसे पहला क्या है कि जो विषुवत रेखीय जलधारा है, तो विषुवत रेखीय जलधारा जो है वो गर्म है। जब ये आगे बढ़ती है तो जैसे आगे बढ़ती है तो ये एंटलिस जलधारा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा विषुवत रेखीय जलधारा, ये जैसे बढ़ती है उत्तर की तरफ तो ये एंटलिस जलधारा कहलाती है। एंटलिस जलधारा फिर जब मुड़ती है आगे उत्तर की तरफ तो जैसे मुड़ती है तो वो कहलाती है फ्लोरिडा जलधारा। तो यही एंटलिस जलधारा बन जाती है फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा से जब प्योर मध्य नॉर्थ अमेरिका के एकदम मध्य पूर्व में जब चलते हैं तो वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे
आपका उत्तर विषुववृत्तरेखीय जलधारा, एटलिस जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, फिर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ता है तो ये कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये भी आपका गर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह जो है ये दो भागों में टूटता है। एक आइसलैंड के दक्षिण से गुजरती है, एक आइसलैंड के उत्तर से गुजरती है। तो दक्षिण वाला हिस्सा तो नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह कहलाता है, लेकिन जो उत्तर वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं इडमिंजर, जो आइसलैंड के उत्तर में बहती है, तो यही गल्फ स्ट्रीम दो पार्ट में टूटता है, एक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एक इडमिंजर। इडमिंजर आइसलैंड के उत्तर से गुजरती है और ये जो है हमारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आइसलैंड के नीचे से गुजरती है। लेकिन आगे जाकर फिर दोनों मिल जाती है और फिर वहाँ से जाकर जब दोनों मिल जाती है, यहाँ पे ये मिला, इधर से ये मिला, और दोनों जब मिल जाता तो यहीं पर आपका जो है नॉर्वेजियन जलधारा है जो कि गर्म है। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट देखिए सीरीज बना हुआ है, गर्म ही है कंप्लीट, जो जा रहा है वो गर्म है। अब चलते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी जस्ट वही है सिचुएशन। अब वहाँ पे क्या है, विषुववृत्तरेखीय जलधारा है। विषुववृत्तरेखीय जलधारा जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर उतरती है तो वो कहलाती है ब्राज़ील जलधारा। ब्राज़ील जलधारा क्या है, एक गर्म जलधारा है। लेकिन ब्राज़ील जलधारा के जस्ट नीचे से एक जलधारा जो पश्चिम जो है पवन प्रवाह का ही एक पार्ट है जिसको फाकलैंड जलधारा कहते हैं, वो आकर यहाँ पे मिलती है। तो देख लीजिए, ब्राज़ील जलधारा ऊपर से है तो नीचे से फाकलैंड जलधारा एक ठंडी जलधारा है जिसका स्रोत मतलब अंटार्कटिका क्षेत्र है, इसके कारण वो ठंडी है। तो ऊपर से ब्राज़ील जलधारा, नीचे से फाकलैंड जलधारा, फिर वो दक्षिण जो है में जो पश्चिम पवन प्रवाह बह रही है पश्चिम से पूरब की ओर, यही जलधारा फिर आगे जाकर अफ्रीका साइड से उत्तर की ओर जाना शुरू करती है जिसको बेंगुएला जलधारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 जलधारा हमको याद करना है दक्षिण में। पहला दक्षिण विषुववृत्तीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे तो नीचे से फाकलैंड जलधारा, फिर पश्चिम से जो पूरब की ओर बह रही है तो पश्चिम पवन प्रवाह, फिर जब उत्तर की तरफ घुसेंगे मतलब अफ्रीका के पश्चिम हिस्से में तो वहाँ क्या है, बेंगुएला जलधारा बह रही है। ये हम लोग देखते हैं आपका जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया मतलब एशिया का हिस्सा। इसमें अब देखिए जो स्थिति है मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर का भी जस्ट वही सिनारियो है कि विषुववृत्तरेखीय जलधारा वहाँ भी है। तो उत्तर विषुववृत्तरेखीय जलधारा जब आगे बढ़ती है उत्तर की तरफ तो वो आपका जो है क्यूरेशियो जलधारा कहलाती है। जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती है क्यूरेशियो जलधारा कहलाती है। लेकिन क्यूरेशियो जलधारा जापान के पास जाकर दो भाग में टूटता है। एक जापान का जो दोनों साइड, जापान के दोनों साइड से गर्म जलधारा ही बहती है, तो चूँकि जापान से जाकर टकरा कर ये दो भाग में बढ़ जाता है। जो जापान के पूर्वी हिस्से से गुजरता है तो वो मुख्य जलधारा होती है जो क्यूरेशियो जलधारा कहलाती है। लेकिन जापान के पश्चिमी हिस्से से भी उसका एक पार्ट गुजरता है जिसको सुशीमा जलधारा कहते हैं। तो यहीं पर दो जलधारा है फ्रेंड्स, क्यूरेशियो जलधारा जो है जापान के पास, और यही इधर से एक जलधारा जो घुसती है जो जापान के पश्चिम साइड से यहाँ से घुस जाती है। तो ये जलधारा जो है ये सुशीमा जलधारा कहलाती है। क्यूरेशियो जलधारा, सुशीमा जलधारा, दोनों एक ही जलधारा है लेकिन दो भाग में टूटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके इसको दो ठंडी जलधारा इसको मिलती है जो ध्रुवीय, एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्रीय है। साइबेरिया क्षेत्र से ओखोटस जलधारा आकर मिलती है जो कि ठंडी है, और एक जलधारा जो है ओयोसियो जलधारा या मतलब जो क्यूराइल जलधारा या कमचटका जलधारा, तीन जलधारा मतलब लगभग एक ही है, मतलब अलग अलग नाम है लेकिन जलधारा एक ही है। और एक जलधारा जो ध्रुवीय क्षेत्रों के प्रभाव से आती है जो दक्षिण की तरफ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कैलिफोर्निया जलधारा। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो कितना आसानी से मतलब ठंडा गर्म आराम से पता चल पा रहा है। फिर आते हैं हम लोग जो है हिंद महासागर में देख लेते हैं। ये दक्षिण प्रशांत महासागर के भी हम बात करेंगे। जब ये दक्षिण विषुववृत्तरेखीय जलधारा है, फिर ये क्या होता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज जब नीचे की ओर मुड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से से गुजरता है, तो जो कहलाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। फिर यही जलधारा फिर नीचे है तो आपका वो कहलाता है पश्चिम पवन प्रवाह।
फिर वही पश्चिम प्रवाह पवन प्रवाह जो है साउथ अमेरिका से टकराकर फिर वो उत्तर की तरफ बढ़ता है, जो कहलाता है पेरू जलधारा। इसी को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते थे। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है चक्कर। दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिम पवन प्रवाह, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो हम लोग पेरू जलधारा। तो ये 4 जलधारा जो एंटी क्लॉकवाइज है हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अब देख रहे हैं कि लगभग इसका जो विस्तार है वो आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन कुछ हिस्सा आपका हिंद महासागर का उत्तरी गोलार्ध में जो भारत को टच करता है। तो जो उत्तरी हिस्से में जो विषुवत-रेखीय जलधारा होनी चाहिए थी तो वो वास्तव में मानसून के चपेट में, तो इसलिए उसको मानसून जलधारा भी कहा जाता है। 6 महीना ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है और 6 महीना दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। फिर भी लेकिन एक जलधारा है जो उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा का हिस्सा कहलाता है, जो हिंद महासागर में स्थित है, वो यहाँ पे स्थित है, जिसको कहते हैं हम लोग सोमाली जलधारा। यहाँ पे एक सोमाली जलधारा बहती है जो कि एक गर्भ जलधारा है, एक मानसून जलधारा बहती है जो भी आपको गर्भ जलधारा ही मानी जाती है। तो इसका यहीं पर बस इम्पैक्ट है, ज़्यादा इसका इसमें उल्लेख नहीं किया गया जलधारा का। एक सोमाली जलधारा, एक मानसून जलधारा है, जो भी है। अब देखते हैं दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा जो हिंद महासागर में बहती है। तो ये क्या होता है कि जब ये अफ्रीका के तट पर जाती है तो ये कहलाता है अग्लुहास जलधारा। अग्लुहास जलधारा भी जाकर 2 भाग में टूटता है। जिस प्रकार क्यूरेशियो जलधारा जापान से टकराकर 2 भाग में टूट जाता है, तो एक क्यूरेशियो जलधारा कहलाता है, एक सुसीमा जलधारा कहलाता है। तो उसी प्रकार यहाँ अग्लुहास जलधारा है जो मेडागास्कर द्वीप के दोनों ओर बहती है। तो जो मेडागास्कर द्वीप के पूरब में बहती है वो कहलाता है अग्लुहास जलधारा, और जो मुख्य अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में बहती है वो कहलाता है आपका मोजाम्बिक जलधारा। ये दोनों ही गर्म जलधाराएँ हैं, चूँकि ये एक ही अग्लुहास का ही ये दोनों पार्ट है। दक्षिण में आपका पश्चिम पवन प्रवाह एज यूजुअल सभी महासागर में बहती है, तो यहाँ भी बहती है। और फिर यही जलधारा जब ऑस्ट्रेलिया के मतलब पश्चिमी तट से गुजरती है तो वही जलधारा आपका कहलाती है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ वापस, ताकि आपको बढ़िया से एकदम जलधारा याद हो जाए। सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा आगे बढ़ती है, एंटलिस जलधारा आगे बढ़ती है तो फ्लोरिडा के बाद गल्फ स्ट्रीम के उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तर अटलांटिक प्रवाह के जस्ट उत्तर में आइसलैंड है जो उसको 2 भागों में बांट देता है। उत्तर वाला हिस्सा इरमिंजर जलधारा कहलाती है। इरमिंजर जलधारा और उत्तर अटलांटिक प्रवाह दोनों जब मिल जाती है तो वो नॉर्वेजियन जलधारा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक सब गर्म जलधारा। फिर 3 जलधाराएँ ठंडी होती हैं। एक ग्रीनलैंड के पश्चिम में जो कि लेब्राडोर जलधारा है, ठंडी। उसके बाद ग्रीनलैंड के पूरब में पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो कि होती है ठंडी। उसके बाद एक जो है कनारी जलधारा है जो का होती है आपका ठंडी। उसी प्रकार अगर हम दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो पहले दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा जब वो दक्षिण की तरफ मुड़ती है तो ब्राज़ील जलधारा, फिर एक नीचे से आकर जो है मिलती है फॉकलैंड जलधारा। उसके बाद ये पश्चिम पवन प्रवाह, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं तो अफ्रीका के जो पश्चिमी हिस्सा कहलाता है वह वहाँ पे आपका बेंगुएला जलधारा। अब पैसिफिक ओशन में चलते हैं तो पैसिफिक ओशन में सबसे पहले उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा, आगे बढ़ेंगे तो क्यूरेशियो जलधारा का एक हिस्सा सुसीमा जलधारा कहलाता है। जब ये आगे बढ़ता है तो ऊपर से 2 ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, साइबेरिया क्षेत्र से ओखोटस जलधारा और ध्रुवीय क्षेत्र से आकर मिलता है आपका क्यूराइल जलधारा, ओयोसियो जलधारा या कमचटका जलधारा। फिर ये जो आपका क्यूरेशियो जलधारा जब पूरब की तरफ मुड़ती है तो ये उत्तरी प्रशांत जलधारा कहलाती है, और यही जब आगे चली जाती है तो अलास्का जलधारा के रूप में उत्तर की तरफ मुड़ती है। लेकिन एक ठंडी जलधारा वहीं उत्पन्न होता है जो ध्रुवीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, वो कहलाता है आपका कैलिफोर्निया जलधारा। जब दक्षिण प्रशांत महासागर में जाएंगे तो सबसे पहले दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, उसके बाद जब हम नीचे बढ़ेंगे तो फिर आपका वो कहलाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। फिर नीचे आपका है पश्चिम पवन प्रवाह जो ठंडी जलधारा है। फिर जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है जो कि एक ठंडी जलधारा है।
हिंद महासागर में जाएंगे तो हिंद महासागर में जो उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा होनी चाहिए थी वो काफ़ी मतलब अनइम्पोर्टेंट है। उसके जगह पर एक मानसून जलधाराएं कहलाती हैं कि जो भारत को प्रभावित करता है, एक सोमाली जलधारा, जो कि दोनों गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। हिंद महासागर का जो हिस्सा जो पड़ता है आपका दक्षिण गोलार्ध में, उसको जब बोलते हैं हम लोग दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा। जब वो नीचे की ओर बढ़ती है तो वही अग्लुहास जलधारा कहलाती है। अग्लुहास जलधारा मेडागास्कर से 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक भाग कहलाता है आपका मोजाम्बिक जलधारा, एक अग्लुहास जलधारा, दोनों आपका गर्म जलधारा है। नीचे आपका पश्चिम पवन प्रवाह बहती है और फिर यही उत्तर की तरफ मुड़ती है जो कि कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये फ्रेंड्स आपका मुख्य जलधाराएं हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक अल नीनो और एक ला नीनो भी आपने सुना होगा। तो कभी कभी क्या होता है, अल नीनो ला नीनो की हम बात करते हैं तो अब ये स्थिति है अल नीनो एंड ला नीनो की स्थिति। कभी कभी क्या होता है कि पेरू जलधारा जहाँ पे पहुँचती है जब विषुवत-रेखीय जल के आसपास, तो चूँकि ठंडी जलधारा है तो जब ये सामान्य अवस्था में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य अवस्था में है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है पेरू या हमबोल्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कभी कभी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पे पेरू जलधारा के मिलती है विषुवत-रेखीय जलधारा से, तो वहाँ का टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से संसार की पवनें मतलब दक्षिण अमेरिका की ओर चलने लगती हैं। तो वहाँ पूरा मूसलाधार वर्षा होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हिस्से में देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये पूरे एरिया में सुखाड़ उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पे क्या है, सुखाड़ उत्पन्न हो जाता है, मतलब सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल नीनो। ठीक है, ये 6-7 साल में एक बार घटित होता है। उसी प्रकार सिचुएशन अगर पलट जाए, मतलब यहाँ अपेक्षाकृत ठंडा हो जाए और यहाँ अपेक्षाकृत गर्म हो जाए इस एरिया में, तो इस एरिया में जब गर्म हो जाता है तो परिस्थिति उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने लगता है, यहाँ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अल नीनो का अपोजिट परिस्थिति है जिसको ला नीना कहा जाता है। तो भारत क्या है कि अल नीनो ला नीनो से प्रभावित होता है। भारत की जलवायु भी इससे प्रभावित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है अल नीनो का। तो याद रखेंगे अल नीनो की घटना जो है पेरू तट पे घटित होती है, मतलब दक्षिण अमेरिका में, और ला नीनो की घटना जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास घटित होती है। तो ये बहुत ही पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और ये एक प्रकार की जलधारा ही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि जलधारा आसानी से आप देखिए इसको याद कर सकते हैं। जितना मैंने रिकॉल कराया, बार बार इस मेरे वीडियो को सुनिए। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको अपना वीडियो देता रहूं और आपके ज्ञान में वृद्धि करता रहूं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।